Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create jar of holder. सो फ्रेंड हमारी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम लोग अब तक अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख चुके हैं। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी तो जाकर उनको जरूर देख लेना। वो आपके एग्जाम में, आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में। और जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो काफ़ी स्पेशल क्लास है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम एक टॉपिक से रिलेटेड ही सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कंपनी एक्ट 2013। तो आज की क्लास में जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे आपके कंपनी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू होंगे। तो ध्यान से करना, काफी सारे टॉपिक आपको क्लियर होने वाले हैं इन एमसीक्यू के हेल्प से। तो देखो आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है आज की क्लास का। डैश मीन A company having the liability of its member limited by the memorandum, है कि जो आपका मेमोरेंडम है उसके अंदर जो लाइबिलिटी है मेंबर की वो लिमिटेड है। कितने तक लिमिटेड है? टू द अमाउंट इज एनी अनपेड ऑन दिस शेयर। ठीक है ना, जो शेयर की अमाउंट जितनी अनपेड है उतने तक ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। उसके बाद कोई भी लाइबिलिटी नहीं है मेंबर की। तो यहाँ पे पूछ रखा है तो वो कौन सी कंपनी होगी आपकी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपका कंपनी एक्ट का। तो कौन सी होगी वो कंपनी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, जहां पर क्या हो, जो मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो किसके अकॉर्डिंग हो? शेयर के अकॉर्डिंग। जितने उनके पास शेयर हैं और जितनी उन शेयर की अनपेड अमाउंट है वो सिर्फ उतने के ही ऊपर क्या होंगे, लाइबल होंगे, और ज्यादा अमाउंट के वो लाइबल नहीं होंगे। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, तो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, गारंटी होगी। तो ये कहाँ पे डिस्क्राइब होता है? सारा आपके मेमोरेंडम के अंदर। अब एक बार बात कर लेते हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। और आपका क्वेश्चन यहाँ से आपके एनटीए नेट में पहले बन भी चुका है इन दोनों से रिलेटेड। ठीक है ना, मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो बनते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो अगर जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ, अगर उन्हीं टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप 80 to 90% क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करना। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं पढ़ा तो उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो आपके लिए काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टाइम पे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या डिफरेंस है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बात याद रखना, वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। ठीक है ना, उसके नीचे क्या आपका सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट क्या आपके लिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हर एक कंपनी के पास मेमोरेंडम होना जरूरी है, पर ये कोई कंपल्सरी नहीं कि हर एक कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो। जो एंड कोई भी लिमिटेड बाय शेयर है, नीड नोट है, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नीड नॉट हैव आर्टिकल ऑफ इट्स ओन। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। जिस तरह से हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ना, उसी तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर रूल लिखे होते हैं किस रिलेटेड? मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन आपका यहीं से आया था कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किससे रिलेटेड है। तो याद रखना, जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना स्टूडेंट, वो रिलेशनशिप दिखाता है मेंबर के और कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना, उसके बारे में शो करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन को कौन बताता है? आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? कंपनी के बीच में, और आउटसाइड पर्सन जो उसके साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में और आउटसाइड पर्सन के बीच में, कि और कैसे डील करेगी कंपनी आउटसाइड पार्टी के साथ। ठीक है ना, किस किस पार्टी के साथ कैसे डील करेगी, वो सारा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डील कहाँ होता है आपका सारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो आपका क्वेश्चन यही बना था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या शो करती है और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका शो करता है मैनेजमेंट और कंपनी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, और आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता है? जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? कंपनी के बीच में, और जो आउटसाइड पर्सन है जो डील कर रहा है कंपनी के साथ उसके बीच में, उनके बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा, किस तरह से मतलब क्या क्या प्रोविजन होंगे। ठीक है, तो सारे कहाँ शो होते हैं? वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो होता है। ठीक है, वो सारे कहाँ मेंशन होता है आपका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए इसको क्या कहा है? सुप्रीम डॉक्यूमेंट का है, उसको सुबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट का। ठीक है, बात हुई। तो मेमोरेंडम है वो क्या होता है? वो अल्टर्ड नहीं होता है इजीली, लेकिन आप अपने एओए को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अल्टर कर सकते हो इजीली, लेकिन एमओए को अल्टर करना इजीली आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, काफी बार क्वेश्चन बन जाता है एमओए और एओए से।
अब बात आती है, देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट रिक्वायर व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग प्राइवेट कंपनी। तब आप क्या करते हो, प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो, प्राइवेट कंपनी ओपन करते हो, तो वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए आपको, 2 नंबर ऑफ मिनिमम ऑफ मेंबर चाहिए, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी केस में, और पब्लिक कंपनी केस में 7 नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है कि कितने मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी केस में, तो 2 मिनिमम नंबर चाहिए, क्या नंबर है किस केस में, प्राइवेट कंपनी केस में, ठीक है। ये मत सोचो इजी क्वेश्चन है, आगे आगे लेवल देखो क्वेश्चन का हाई होता जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो पहले थोड़ी सी इजी क्वेश्चन जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पोर्शन से, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्लियर हुआ, तो एक बार डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के बीच में और पब्लिक कंपनी के बीच में। तो देखो नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम कितने चाहिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, और मैक्सिमम नंबर की बात करूं मैं प्राइवेट के अंदर तो वहां पे 50 मेंबर है, और पब्लिक के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है किसकी, मैक्सिमम नंबर की, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए प्राइवेट के अंदर, 2 चाहिए, ठीक है ना, और उसके अंदर कितने चाहिए, कॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, किसके अंदर, आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर। बात आती है इन्विटेशन ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है ना। तो याद रखना कभी भी जो प्राइवेट कंपनी है वो इनवाइट नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को, क्या करने के लिए, अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, डिबेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना। उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ही करनी पड़ती है अपने शेयर की, प्राइवेट कंपनी को, इस बात को याद रखना। लेकिन जो पब्लिक कंपनी वो क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है, किसको, जनरल पब्लिक को। सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है किसके अंदर, पब्लिक के अंदर। नॉर्मल जो जनरल पब्लिक होती है वहां पे अपने शेयर को, अपने डिबेंचर को, पब्लिक डिपॉजिट को क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर की। प्राइवेट कंपनी के अंदर जिसके पास भी प्राइवेट कंपनी के शेयर है, अगर वो ट्रांसफर करता है तो परमिशन लेनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्राइवेट के अंदर। लेकिन पब्लिक के अंदर हम इजीली क्या कर सकते हैं, फ्री है क्या, शेयर क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। अब किसी ने मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, तो क्या वो अगर शेयर को सेल करना चाहता है कि क्या वो परमिशन लेगा कंपनी की, नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर करना क्या है, फ्री है, किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। अब प्रोस्पेक्टस की बात करूँ तो इस केस में जब आप प्राइवेट कंपनी है, इस केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपल्सरी है किस केस में, पब्लिक कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना, ठीक है। अब आते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट की। तो यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड मस्ट फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहाँ पे क्या है, कंपल्सन है, ठीक है। अब आती है लीगल फॉर्मेलिटी की। अगर मैं लीगल फॉर्मेलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी, काफी सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी जहाँ पर एग्जेम्प्टेड होती है, किस केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में। लेकिन मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो काफी सारे लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल करना पड़ता है एक पब्लिक कंपनी को, ठीक है ना। तो उसका मतलब लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है एक पब्लिक कंपनी में कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी के, ठीक है। फिर देखो अगर थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मैंने अभी बताया था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ अपने शेयर को, अपने डिबेंचर को कैसे इश्यू करेंगी, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि तो हम प्राइवेट कुछ पर्सन को पर्सनली जाकर क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को सेल कर सके, ठीक है। पब्लिक में क्या होगा, जब हम जनरल पब्लिक किसी को भी अपने शेयर ऑफर कर दे, जिसको खरीदना उसको क्या कर ले, परचेज कर ले। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को, क्योंकि जो एक तरह से कह सकते हैं हम, बड़ी जो पार्टी होती है उनको ही हम अपने शेयर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी है कोई, वो LIC को अपने शेयर सेल कर दे, ठीक है ना, या फिर हो सके किसी म्यूचुअल फंड को अपने शेयर दे दे, ठीक है। किसी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी से क्या कर ले, अपने पैसे को रेज करके क्या करते हैं, उनको शेयर इशू कर दे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तब शेयर इशू करते हैं किसी लिमिटेड नंबर में, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंपनी को। तो वो क्या कहलाती है, आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आपके, जैसे LIC को शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। या फिर मैं और बात करूँ, म्यूचुअल फंड कंपनी है कोई, उसको अपने क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए, उनसे पैसा क्या कर लिया, रेज कर लिया। म्यूचुअल फंड को अपने शेयर देके वहां से पैसा रेज कर लिया। तो ये एग्जाम्पल है किसके, आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो क्या लिख रखा है कि ये चीज मेंशन है सेक्शन 40 के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर। तो ये क्या है, गलत है आपकी, क्योंकि सेक्शन 40 के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया। जो अगर मैं बात करती हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो सेक्शन कौन सा आपका, सेक्शन 42। सेक्शन 42 में बता रखा है किसके बारे में, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी यहाँ पे मेरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मैक्सिमम लिमिट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 2
100। तो उसने क्या कहा, जो मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट प्लेसमेंट की, मतलब जिस पर्सन को आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर जो प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो उस केस में जो एक साल के अंदर 200 से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकते, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट 200% की है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जो कंडीशन है आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट की, उसके अंदर से कंडीशन क्या है कि 200 से ज्यादा मैक्सिमम पर्सन नहीं होनी चाहिए, तब आप क्या करते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसकी, एक्सेप्शन ये है कि जो 200% आपने इंक्लूड किए हैं, उसके अंदर आपके जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं, सेबी के अंडर क्या करते हैं, अपना वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सेबी की गाइडलाइन में, तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, वो क्या कहलाएंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब कि वो क्या है 200% से एग्जेम्प्ट है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे 200% के अंदर, ठीक है। फर्स्ट तो ये एग्जेम्पशन हुई इसकी। सेकंड क्या, अगर जिसको आप क्या कर, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ईएसओपी मतलब ईसोप के थ्रू क्या कर रहे हो, शेयर को इशू कर रहे हो, तो वो भी 200 जो मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट प्लेसमेंट की, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर और आपका ईएसओपी ईसोप किसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है 200 की, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। ये 200 लिमिट से क्या है, अलग है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट मस्ट बी मेसन विद इन, और यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे आएगा अलॉटमेंट, ठीक है। तो क्या कहा, जो प्राइवेट प्लेसमेंट मस्ट बी अलॉटमेंट विद इन 60 डेज, मतलब जो प्राइवेट प्लेसमेंट कर दी, वो जो अलॉटमेंट मतलब जो शेयर, जो पैसा हमने रेज किया है जिस पार्टी से, उनको जो हमने शेयर, उनकी अलॉटमेंट 60 डेज के अंदर करनी होगी, यहाँ पर ये पूछ रखा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपकी जो राइट स्टेटमेंट 2 एंड 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते एक बार सारी कंडीशन देख लेते हैं आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हुई आपको, ये मैक्सिमम कितने परसेंट होना चाहिए, 200% होना चाहिए, और कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा ये भी क्लियर हुआ यहाँ पे आपको, ठीक है। और फिर आगे देखो, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रिकॉर्ड ऑफ पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड टू आरओसी इन 30 डेज, मतलब कि जो भी आपने क्या किया प्राइवेट प्लेसमेंट की है, तो उस केस में आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे। सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड स्टेट कंडीशन क्या है कि जो भी पैसा मिला है आपको वहां से, उन पार्टी से, जो भी आपने क्या क्या फंड रेज किया है, आपको फंड मिल गया, तो फंड मिलते ही आप विद इन 60 डेज में क्या कर दोगे, अपने शेयर की अलॉटमेंट कर दोगे। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, ठीक है, अगर कंपनी ऐसा नहीं करती, तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर कंपनी को पैसा रिफंड करना होगा उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जिनसे क्या कहता है फंड रेज किया था। अगर कंपनी उनका जो पैसा है वो रिटर्न नहीं करती है 15 दिन के अंदर, तो कंपनी के ऊपर जो भी पैसा है उन पर्सन का, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल का जिनसे पैसा रेज कर रखा है, उसके ऊपर 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है। ये कुछ कंडीशन आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट की। अब देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लेजिस्लेशन रेगुलेट द पब्लिक इशू इन इंडिया। कौन सा लेजिस्लेशन है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है पब्लिक इशू को इंडिया के अंदर। अब ऊपर किसकी बात की, आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट की। इसके अंदर क्या है, पब्लिक इशू, कि आप शेयर किसी को भी क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो, किसी के भी शेयर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिलेक्टेड पर्सन को, और यहाँ पर और पूरी पब्लिक को, कहीं पर भी, ठीक है, किसी को भी शेयर क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो। अब कौन कौन से रूल, कौन कौन सी लेजिस्लेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, कंपनी एक्ट को तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक्ट में दे रखा कि आपको पब्लिक इशू कैसे करना होगा, कैसे करना होगा, आपको क्या करना, इशू करना पड़ेगा। उसके लिए पहले प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज कंपनी एक्ट में दे रखी है। आपको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका रेगुलेशन एक्ट है, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और आपका जो सेबी 1992 है, इसके भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो कौन से लेजिस्लेशन को रेगुलेट करना पड़ेगा पब्लिक इशू करते हो, तो आपको तीनों के तीनों लेजिस्लेशन है, जो तीनों के तीनों जो आपके एक्ट है, तीनों को तीनों क्या करना पड़ेगा, तीनों के तीनों को कंसीडर करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, पब्लिक इशू कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी,
जो प्रोविजन है आपका कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, तब भी कोई कंपनी पब्लिक इश्यू करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो प्रोस्पेक्टस में जो चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी वो किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो सेबी ने जो कह रखी है वो, और किससे सेबी किससे कंसल्ट कर सकता है रिलेटेड चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ठीक है। Till the SEBI notify matter related to prospectus, the company can refer to the information and report on the financial information under the regulation made by the Security and Exchange Board under the Security and Exchange Board India Act 1992, ठीक है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिपोर्ट, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी प्रोस्पेक्टस में क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, वो किसके अकॉर्डिंग करेगी, सेबी के अकॉर्डिंग करेगी। जो रूल एंड रेगुलेशन किसने बना रखे, सेबी ने बना रखे हैं, और उसके अंदर कंसल्टेशन ले सकता है सेबी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोविजन है जो कंपनी एक्ट 2013 का, उसको तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। सेबी के रूल एंड रेगुलेशन को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पब्लिक प्लेसमेंट करते हुए अब आती है अदर रेगुलेशन की, जिसके अंदर आपका क्या है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब बात आती है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 होता क्या है। ये जो आपका एक्ट है बच्चों, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये प्रिवेंट करता है कोई भी अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है ना। ये प्रिवेंट करता है ये एक्ट अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन को, जब हम जो कब होती है, जो सिक्योरिटी को सेल परचेज करते हुए होती है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल, जैसे आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपकी क्या है, एक अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन है सिक्योरिटी के अंदर, मतलब सिक्योरिटी को सेल परचेज करते हुए क्या एक अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन, क्या आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कौन, आपका सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। by regulating the business of dealing therein by providing for certain other matter connected therein, ठीक है। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो इसने क्या कहा कि जो आपका सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है वो प्रिवेंट करता है अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन को जो सिक्योरिटी के अंदर होती है, बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस, क्या करके, उस बिजनेस को रेगुलेट करके जो क्या करता है, डील करता है सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर डील कौन करता है, आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ, तो जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज है उनको रेगुलेट कौन करता है, आपका सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। क्यों रेगुलेट करता है, कि कोई भी अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन ना हो। तो एक तरह से तीनों के तीनों जो आपके एक्ट हैं, पब्लिक इश्यू, तो किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक इश्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी उनको क्या करेगा, उस शेयर को परचेज करेगा, उनकी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात करें आपके तीनों के तीनों, ठीक है। तो तीनों के तीनों रूल एंड रेगुलेशन को, तीनों के तीनों एक्ट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा पब्लिक इश्यू करते हुए। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इश्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग एम्प्लॉय। जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो किस एम्प्लॉय को हम इश्यू कर सकते हैं। बात आती है स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है। स्वेट इक्विटी शेयर नाम से ही क्लियर, तब कोई भी कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट में या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म में कोई भी शेयर इश्यू कर देती है अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को या फिर कंपनी के डायरेक्टर को। वो क्या कहलाएंगे, आपके स्वेट इक्विटी शेयर कहलाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो होती है स्वेट इक्विटी शेयर और ESOP के अंदर, ठीक है। बच्चे ये मत सोचना कि आपका ESOP और आपका स्वेट इक्विटी शेयर एक ही चीज है, नहीं बच्चों, ये दोनों अलग अलग चीज है। मेन डिफरेंस कहूँ तो मेन डिफरेंस क्या है, आपका ESOP जो कंपनी होती है वो पहले से ही एम्प्लॉय को एक प्री डिटरमाइंड रेट बता देती है, ठीक है ना। प्री डिटरमाइंड रेट पे ही पहले से कह देती है कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद इस रेट पे क्या देंगे, हम आपको शेयर देंगे अपनी कंपनी के, वो आपको क्या कहलाएंगे, ESOP। यहाँ पे क्या होता है, प्री डिटरमाइंड रेट होता है कि 5% 10% जो भी है उनका इतने डिस्काउंट पे देंगे, पहले से एक रेट डिटरमाइन कर लेते हैं। आज से 2 साल या 3 साल के बाद का एक रेट डिसाइड कर लेते हैं कि 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे। मेन पर्पज क्या होता है ESOP का, कि जो एम्प्लॉय उसके अंदर काम कर रहे हैं उसको मेंटेन करके रख सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, को छोड़ के ना जाए उस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो करते हैं ESOP को इशू। अगर मैं बात करूँ स्वेट इक्विटी शेयर की, तो स्वेट इक्विटी शेयर
कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है। देखो मेन डिफरेंस क्या हुआ इसके अंदर कोई भी प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है ना। और जैसा कि ईएसओपी के अंदर कहा कि 2 साल बाद इशू करेंगे इस रेट पे, 3 साल बाद इशू करेंगे इस रेट पे, ठीक है ना, 1 साल बाद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है जहाँ पे क्या करती है कंपनी इश्यू करती है अपने शेयर को, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो जो इश्यू कर रहे हैं वो किस पे करें, नॉन मॉनेटरी टर्म में, ठीक है ना। नॉन मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी टर्म में कैसे, मान लो कोई नो हाउ है एम्प्लॉय के पास, ठीक है ना, उसने वो दिया है कंपनी को, कोई टेक्नोलॉजी लिए कंपनी ने किसी से, उसके बदले क्या दिए हैं, स्वेट इक्विटी शेयर दिए हैं किसी एम्प्लॉय को, तो उसके बदले क्या कर दिया उन्होंने, स्वेट इक्विटी शेयर को क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होगा ईएसओपी और स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है। ये डिस्काउंटेड प्राइस या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। तो देखो जो आपका स्वेट इक्विटी शेयर है, अब परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, परमानेंट एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है ना। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज वर्किंग द आउटसाइड इंडिया, क्या जो परमानेंट एम्प्लॉय वो आउटसाइड इंडिया काम करता है तो उसको भी हम इश्यू करेंगे, तो वो भी पर्सन आएगा इसके अंदर, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर ऑफ कंपनी का या इन दी सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। ऑल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर्किंग आउटसाइड इंडिया, वो भी आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फिर देखो वो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू शेयर विद डिफरेंशियल राइट। अब बात आ गई यहाँ पे शेयर, आपको कौन से शेयर, वो शेयर जो किसके साथ है, डिफरेंशियल राइट के साथ है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा, तब हम काइंड ऑफ शेयर पढ़ते हैं, तो काइंड्स ऑफ शेयर में आपके 2 टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, ठीक है ना। आपके कौन कौन से होते हैं, हम मेनली 2 शेयर की बात करते हैं ना, इक्विटी शेयर, ठीक है, फिर सेकंड कौन सा आपका प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। ये हम 2 पढ़ते हैं मेन टाइप ऑफ शेयर। तो आपके जो बच्चों इक्विटी शेयर होते हैं ना, उसको भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। 2 पार्ट में कैसे, आपका एक तो नॉर्मल जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, ठीक है ना, इसको प्लेन वेनिला शेयर भी कह देते हैं, प्लेन वेनिला शेयर, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी शेयर भी कह लो आप। एक सेकंड टाइप ऑफ शेयर होता है आपके डिफरेंशियल राइट शेयर, सेकंड कौन सा आपका डिफरेंशियल राइट शेयर, नाम सुना है डिफरेंशियल राइट शेयर का, ठीक है ना, सुना हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुन लो कि डिफरेंशियल राइट शेयर होते क्या है। अगर मैं एग्जांपल लूँ इंडिया के अंदर, तो जो बड़ी कंपनी, अगर मैं एग्जांपल दूँ जिन्होंने डिफरेंशियल राइट शेयर इशू किए हैं, वो कंपनी कौन सी, तो टाटा कंपनी, ठीक है ना। टाटा कंपनी ने डिफरेंशियल राइट इशू शेयर कर, डिफरेंशियल राइट जो शेयर आपके वो इशू कर चुकी है। सेकंड एग्जांपल क्या इसका, पेंटालून, ठीक है ना, पेंटालून, लेकिन अब इसका रिसेंटली नाम पेंटालून नहीं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी। तो ये कंपनी भी क्या कर चुकी, ये भी क्या कर चुकी है, डिफरेंशियल राइट इशू कर चुकी है, डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी शेयर क्या कर चुकी है, इशू कर चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल राइट वाले इक्विटी शेयर क्या होते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, आपका डिफरेंशियल राइट में जो इक्विटी शेयर होते हैं ना, वो 2 तरह के अलग अलग राइट के 2 टाइप के शेयर होते हैं डिफरेंशियल राइट के अंदर। जैसे कि मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, लेकिन जो इक्विटी शेयर किए हैं वो 2 अलग अलग क्लास में शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं, ठीक है ना। कंपनी ने क्या किया है, 2 अलग अलग क्लास की इक्विटी शेयर इशू किए हैं इसके अंदर। एग्जांपल के तौर पे समझो, देखो मान लो एक तो ए क्लास के शेयर इशू किए हैं, ठीक है, एक बी क्लास के शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं। अब मान लो जो ए क्लास के शेयर हैं इक्विटी शेयर, वो ऐसे शेयर हैं जहां पर आप अगर एक शेयर को परचेज करते हो तो आपके पास 10 शेयर के इक्वल क्या होंगी, वोटिंग राइट होंगी, ठीक है। और बी क्लास में ऐसे शेयर है जिनके पास अगर आप एक शेयर परचेज करते हो तो आपके पास एक शेयर की ही एक ही वोटिंग राइट आपके पास होगी, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंशियल राइट हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं वोटिंग राइट में भी, और वो डिविडेंड के अंदर भी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं कि मतलब कि एक क्लास के अंदर वो शेयर आ जाए जिनके अंदर डिविडेंड रेट कुछ हाई है, और एक के अंदर वो शेयर आ जाए जिनके अंदर क्या है, डिविडेंड कुछ कम है। लेकिन मोस्टली कंपनी अगर डिफरेंशियल राइट शेयर इशू करती है तो उस केस में वो कंपनी वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, शेयर को डिफरेंट करती है इक्विटी शेयर को, ठीक है। तो यहाँ से एग्जांपल समझ में आया। मान लो जो कंपनी है वो उन्होंने 2 क्लास के शेयर क्या किए, इशू किए, ए क्लास के, बी क्लास के। ए क्लास में ऐसे शेयर जिनका एक शेयर पे 10 वोटिंग राइट के इक्वल क्या उनके पास है, किसके इक्वल वोटिंग है, 10 शेयर के इक्वल वोटिंग राइट है, ठीक है ना, एक शेयर का। और बी क्लास में ऐसे शेयर है जिनके पास एक ही शेयर है और एक ही वोटिंग राइट है, ठीक है। फॉरेन में, यूएसए में काफी टाइम से ऐसे शेयर इशू होते हैं, लेकिन
इंडिया में अभी अभी ये ट्रेंड में आया। तो इंडिया में अगर मैं जहाँ तक मेरे को ध्यान है, टाटा कंपनी और पेंटालून कंपनी, जो फ्यूचर, जिसका नाम आज के टाइम पे क्या है, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी है, इन कंपनी ने क्या किया है, डिफरेंशियल राइट शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं। ठीक है, अगर मैं और बात करूँ इससे सबसे पहले, जैसे गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी तब स्टेब्लिश हुआ था, उन्होंने स्टार्टिंग में ही डिफरेंशियल राइट क्या किए थे, इशू किए थे। ठीक है, आपकी फेसबुक है, उन्होंने भी डिफरेंशियल राइट क्या किए थे, स्टार्टिंग में तब उन्होंने स्टेब्लिशमेंट की थी, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर को इशू किया था। ठीक है, यहाँ पे मेन पर्पज क्या होता है डिफरेंशियल राइट शेयर इशू करने का, मेन पर्पज ये होता है कि हम जो हमारी वोटिंग पावर ना वो अपने पास ही रख सके। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है, जो कंपनी है, जो ये ए क्लास के टाइप के शेयर है, वो थोड़ी ना किसी को शेयर सेल करेगी। ठीक है ना, कौन से शेयर सेल करेगी, सिर्फ बी क्लास के। वहां पे वो कंपनी अपने पास ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट रखना चाहती है कि ज्यादा बाहर जो वोटिंग राइट है, जो डिसीजन मेन डिसीजन है, वो बाहर वाले पर्सन ना ले सके। वो कौन ले सके, खुद ही जो कंपनी का ओनर, जिसने कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की है, वो ही क्या ले सके, उससे रिलेटेड मेन डिसीजन ले सके। इसलिए वो जो ये शेयर है क्लास, वो अपने पास ही रखना पसंद करता है। और कौन से शेयर इशू करेगा, जो बी क्लास के शेयर हैं इसके अंदर। ठीक है, अब प्राइस का बताओ, प्राइस किसके ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ए क्लास के प्राइस ज्यादा होंगे क्योंकि उसका वोटिंग रेट भी क्या वहाँ पे ज्यादा है, और बी क्लास का जो प्राइस रेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो क्लियर हो यहाँ पे डिफरेंशियल राइट वाले शेयर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर आपके दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, सेकंड कौन सा आपका डिफरेंशियल राइट, जहाँ पे क्या होते हैं, एक मतलब शेयर को डिफरेंट टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे अलग अलग राइट होते हैं शेयर के अंदर, अलग अलग क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वो आपका डिविडेंड के बेस पे भी डिफरेंट हो सकता है, और वो आपका किसके बेस पे, आपके वोटिंग राइट के बेस पे भी वो शेयर आपका डिफरेंट हो सकता है, वो इक्विटी शेयर। तो क्लियर हो यहाँ पे, अब क्वेश्चन को इजीली कर लोगे ना। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने किससे रिलेटेड, आपका डिफरेंशियल राइट से रिलेटेड क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो ध्यान से देखना कि क्या आपकी क्या है इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या की, देयर आर एन इश्यू एज एन पार्ट ऑफ प्रिफरेंशियल शेयर, हम इसको इश्यू कर सकते हैं प्रिफरेंशियल शेयर के पार्ट में। तो अभी बताओ, मैंने जस्ट अभी बताया कि जो दो टाइप, टू काइंड्स ऑफ शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। क्या मैंने यहाँ पे कहीं पर बताया कि जो प्रेफरेंशियल शेयर उसको हम डिफरेंशियल राइट में इश्यू कर सकते हैं, नहीं बताया ना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनकरेक्ट हो जाएगी ना। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ए स्टेटमेंट तो क्या हुई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट और देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है यहाँ पे, बी स्टेटमेंट, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 मेंशन द कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है ना, जो अगर रूल 2014 है उसके अंदर आपको कंडीशन मेंशन कर रखी है कि कौन सी कंपनी इश्यू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट को, कितने तक इश्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सी क्या है, इट कैन नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि कंडीशन आपकी, कंडीशन में क्या है, वो टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल नहीं, इक्विटी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कौन सी कैपिटल आ जाएगी, वो इक्विटी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना, कौन सी कैपिटल आ जाएगी, इक्विटी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, और वैसे भी अब ये आई थिंक इस लिमिट को एक्सीड भी कर दिया है, 77 या 75% कर दिया जहाँ तक ध्यान है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन इस अमाउंट को भी अब क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे जो टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल लिख रखी है वो इश्यू इक्विटी पेड अप कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिख रखी है इसकी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए और सी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इज द राइट आंसर। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से क्लियर कर लो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, देखो इसने क्या कहा कि जो आपका सेक्शन 43 है कंपनी एक्ट 2013 का प्रोवाइड करता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज टू डिविडेंड। वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट कैसे हो सकता है, वो डिविडेंड की फॉर्म में हो सकता है, वो वोटिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो डिफरेंशियल शेयर होते हैं जो आपके। ठीक है, और एक तो उससे फर्स्ट वाला कौन से है, जो आपके सिंपल शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, उसकी बात कर रखी है यहाँ पे, बात क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आगे क्या दे रखा है इसने, कंडीशन कंटेन्ड इन रूल 4 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 आर एज फॉलो। इनको हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या कंडीशन मेंशन कर रखी है, सबसे पहले ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि आप डिफरेंशियल राइट के शेयर को इश्यू कर सकते हो किसके अंदर, एओए के अंदर। ठीक है ना, अगर नहीं है तो आप इश्यू करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्टर करना पड़ेगा किसके अंदर, एओए को।
ठीक है, तभी क्या कर सकते हो, उसको इश्यू कर सकते हो। बात क्लियर। सेकंड, आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल नहीं, कौन सा, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा। फिर आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना पड़ेगा कंपनी का। अगर कंपनी डिफरेंशियल इशू शेयर इशू करना चाहती है, डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू करना चाहती है, तो उस केस में ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी तो इशू कर सकती है ना। तो अगर कंपनी लास्ट 3 ईयर से क्या कर रही है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ही क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, ठीक है। फिर अगला क्या है, शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शैल नॉट एक्सीड 26% ऑफ किसका, टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है ना। और क्वेश्चन के यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे क्या दे रखा था, टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी नहीं लिखा उसमें, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि 26% ऑफ किसका, आपका टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। बात क्लियर हुई। और वैसे भी ये अमाउंट शायद अब चेंज हो चुकी है, अमेंडमेंट आ चुका है इस अमाउंट के अंदर, ठीक है ना। अब ये जहां तक एक अमाउंट है तो 75% है, 77, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन दिस अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट भी यहाँ पे चेंज हो, यहाँ पे अमाउंट भी चेंज हो चुकी है, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो डिफॉल्ट, कंपनी के ऊपर कोई भी डिफॉल्ट, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो पिछले 3 सालों में, किसके अंदर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तब कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करना चाहती है। उसके जिस दिन वो कर रही है, उसके बैक के जो 3 ईयर है कंपनी के, उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट ना हो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और ना ही कोई डिफॉल्ट किया हो डिविडेंड पेमेंट के अंदर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ना ही कोई जो भी इंटरेस्ट इसका, डिबेंचर का, डिपॉजिट का, ना डिफॉल्ट किया किसके अंदर, रिडक्शन ऑफ प्रीफरेंस ऑफ शेयर में भी कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना कर रखा हो। और हाँ, एक चीज और, किसके अंदर डिफॉल्ट ना कर रखा हो, कोई भी लोन ले रखा, मान लो बैंक से लोन ले रखा हो, उसके अंदर उसकी पेमेंट में ना कोई डिफॉल्ट किया हो, तो कंपनी के ऊपर कोई भी डिफॉल्ट का केस नहीं होना चाहिए, तो ही क्या कर सकती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू कर सकती है। तो क्लियर हुआ, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर 2 फॉर्म में हो सकते हैं, तो वोटिंग के राइट में, डिविडेंड की राइट में। और कब कब कर सकती है, जैसे क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफेंस के दौरान, किसके द्वारा, ना सेबी के द्वारा, ना फीमा के द्वारा, और ना सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के द्वारा, और ना आरबीआई के द्वारा। इनके द्वारा कोई भी कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, इनके द्वारा कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, तभी क्या कर सकती है, कंपनी डीवीआर को इश्यू कर सकती है, ठीक है ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर को इश्यू कर सकती है। बात क्लियर। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन आपका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अभी हमने क्वेश्चन देखा था इक्विटी शेयर होल्डर से, ठीक है। अब बात आ रही किसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। हैव द राइट टू वोट इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस, किस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट होता है वोट करने का। अब काफी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आंसर आया होगा ये क्वेश्चन पढ़ते ही, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास तो राइट होता ही नहीं, ठीक है ना, क्या करने का, वोट करने का। काफी सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना, लेकिन आप गलत हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी राइट होता है क्या करने का, वोट करने का, लेकिन ऑर्डिनरी केस में नहीं, नॉर्मली केस में वो राइट नहीं कर सकता। ये हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर के पास क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर राइट के पास राइट होता है क्या, कि वो वोटिंग कर सकते हैं कंपनी के अंदर डिसीजन के अंदर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं कर सकते। मेनली हम ये पढ़ते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी राइट होता है क्या करने का, वोट करने का। अब आपको ये बताना है कि किस केस में राइट होता है। तो 3 सिचुएशन दे रखी है, तो आपको राइट स्टेटमेंट बतानी किस किस केस में। तो देखो, ऑन द एवरेज रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ये स्टेटमेंट गलत है, सिंपल से गलत है, क्योंकि हमें यही पता है कि हर रिजोल्यूशन जो भी कंपनी रिजोल्यूशन पास होगा उसके अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट, रिजोल्यूशन विच इफेक्ट देयर राइट, ऐसे रिजोल्यूशन जो कंपनी के अंदर पास हो रहे हैं, वो रिजोल्यूशन क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस केस में वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आ गई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट की, ठीक है। तो उनके पास यहाँ पर राइट आ जाएगा। अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन है जो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से रिलेटेड है, अब देखो कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट मिलेगी। अब कितनी अमाउंट मिलेगी, तो वहां पर किसकी बात आ गई, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट की बात आई ना, तो यहाँ पर भी उनके पास क्या होगा, वोटिंग करने का राइट होगा, ठीक है।
तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो आपके रिजोल्यूशन है कंपनी के टाइम टू टाइम जो नॉर्मली होते रहते हैं उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर को ही राइट होता है, ठीक है ना। मेन तो डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में राइट नहीं होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड में राइट है। जहां पर कहीं ना जहां पर भी जो राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो अफेक्ट होगा, वहीं पर उनके पास राइट आ जाएगा क्या करने का, वोट करने का। तो सेकंड और थर्ड केस में क्या है आपका राइट है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, देखो क्या लिख रखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो नॉर्मली तो वोटिंग राइट नहीं करते, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसी होती है जहां पर उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, ठीक है। अब वो सर्कमस्टांस क्या है, जहां पर रिजोल्यूशन पास किया जाए वो जो डायरेक्टली क्या करे, अफेक्ट करे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट को। तो वहां पर उनके पास अब ऑटोमेटिकली राइट आ जाएगा क्या करने का, वोट करने का। और ऐसा कोई रिजोल्यूशन जो किस रिलेटेड है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से है, या फिर रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, याद है आपको कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, तब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं ना, इक्विटी शेयर के अंदर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर। तो ऐसे कोई मान लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा कंपनी का, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट के अंदर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में क्या जाएगा, राइट आ जाएगा किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या करने का, राइट वोट करने का। तो मैंने क्या कहा था, एक बात याद रखो कि जहां पर इफेक्ट हो रहा है इंटरेस्ट किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो वहां पर उनके पास क्या जाएगा, राइट आ जाएगा क्या करने का, वोट करने का, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे ये। अब देखो आपका 8th क्वेश्चन क्या है, CRR इज मेंशन्ड इन द कंपनी एक्ट 2013। CRR मेंशन आपको कहाँ पे, 2013 कंपनी एक्ट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सही फुल फॉर्म बताने जल्दी बता दो, क्या फुल फॉर्म है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो क्या फुल फॉर्म आपकी CRR की, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार क्वेश्चन बन चुका आपका CRR से पेपर के अंदर, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना CRR को। तो देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसकी। CRR आपकी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज अ रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनी एक्ट विच अप्लाई। कब रिक्वायर्ड होता है CRR आपका, तब कंपनी बाई बैक करे शेयर को, ठीक है ना, बात को याद रखना। कब रिक्वायरमेंट, तो CRR को कंपनी को कब बनाना पड़ता है, तब कंपनी क्या करती है, बाई बैक करती है शेयर को, या फिर क्या करती है, प्रेफरेंशियल कैपिटल को, जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम करती है। तो दो केस में कंपनी को CRR मेंटेन करना पड़ता है, कब, एक तो बाई बैक के केस में, एक प्रेफरेंस, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या करती है, रिडीम करती है। इस पॉइंट को लिख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, याद रखिए ये चीज, ठीक है। दो केस में। और ये कहाँ अवेलेबल है, कौन से सेक्शन में दे रखा है CRR के बारे में, सेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, तब रिडम्पशन करे या फिर बाई बैक करे कैपिटल का, ठीक है ना। तो CRR बनाने का पर्पज क्या है, यहाँ पे सोच के देखो कि CRR क्यों बनाती है कंपनी। तो देखो लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, कंपनी के CRR बनाने का मकसद क्या है बच्चों। CRR कंपनी इसलिए बनाते हैं, देखो कंपनी क्या कर रही है, हमने क्या बनाया, तो बाई बैक कर रही है शेयर का, ठीक है ना। अब कंपनी बाई बैक करेगी शेयर का, तो कंपनी के पास इतने भी रिजर्व, जनरल रिजर्व जो पैसे इकट्ठा कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पैसा जैसे ही कम होगा, तो जो भी कंपनी के डिवेंचर है या फिर कोई जिसने भी लोन ले रखा कंपनी से, उनके ऊपर थोड़ा रिस्क क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। अब उनको ये डर रहेगा कि कंपनी जो पेमेंट हो पे कर पाए या ना कर पाए, के पास कंपनी के डिवेंचर होल्डर के ऊपर क्या बन जाता है, कहीं ना कहीं रिस्क बन जाता है। और सेकंड में क्या था, क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर रही है। तो इस केस में भी क्या, कंपनी का कैश जा रहा है ना। अब कंपनी के पास जो कैश है वो कम हो रहा है, तो वहां पे क्या, जो डिवेंचर होल्डर उनके पास क्या, उनके ऊपर क्या, कहीं ना कहीं रिस्क बन जाएगा कि कंपनी पेमेंट कर पाएगी या फिर हमें नहीं कर पाएगी, हमारे लोन की रिपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बात क्लियर हुई ना यहाँ पे। तो इसीलिए जो कंपनी है वो क्या बनाती है कि CRR बनाती है। और CRR किसका, जितने भी शेयर क्या करती है, बाई बैक करती है, फिर जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करती है, रिडीम करती है, उनकी जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी, जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी उस अमाउंट पे क्या बनाती है, CRR मेंटेन करती है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब कि जो उनकी इश्यू नॉमिनल वैल्यू, जब मान लो अगर जो भी बाई बैक, जो इक्विटी शेयर करी बाई बैक करी और उनकी वैल्यू है 10 रुपये, तब इशू के उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, कंपनी के 10 रुपये उनकी क्या है नॉमिनल वैल्यू, और मान लो 10,000 शेयर क्या करी, बाई बैक कर रही, तो इस केस में 1,00,000 रुपए का क्या करेगी कंपनी, CRR मेंटेन करेगी, ठीक है। क्या करेगी, CRR मेंटेन करेगी। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है अच्छे से। अब बात आती है
ये तो चीज क्लियर हुई। नॉमिनल वैल्यू पे क्या करती है, सीआरआर क्रिएट करती है, और क्यों बनाती है ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये बात आती है कि कंपनी तब बाई बैक करती है या फिर रिडीम करते हैं, तो कहाँ कहाँ से बाई बैक कर सकते हैं अपने शेयर को, कहाँ कहाँ से अमाउंट को इकट्ठा करके, और रिडीम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो देखो, कंपनी का रिजर्व है वहां से पैसा ले सकती है, ठीक है। जो रिजर्व में पैसा पड़ा होगा वहां से पैसा को लेके क्या कर देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर देगी। या फिर मान लो इतना रिजर्व नहीं है कंपनी के पास, तो क्या कर सकती है, न्यू प्रेफरेंस शेयर को क्या कर देगी, इशू कर देगी, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं क्या करने के, रिडीम करने के प्रेफरेंस शेयर को। अगर हम बाई बैक की बात करते हैं तो बाई बैक में एक तो रिजर्व की बात आ गई, वही जो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है वो, या फिर क्या करके न्यू शेयर को इश्यू करके, ठीक है ना। एक थर्ड तरीका इसमें अलग है। थर्ड तरीका अलग क्या है इसके अंदर, इसमें अलग ये है थर्ड, कि जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, जो आपका क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां से भी क्या कर सकती है, बाई बैक कर सकती है। तो याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम से कभी भी रिडीम नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है वहां से हम बाई बैक कर सकते हैं अपने शेयर को, कोई भी कंपनी, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं क्या करने के, बाई बैक करने के, रिडीम करने के 2 ही तरीके हैं। अब एक बात बताओ, कंपनी के कैश के ऊपर कब इफेक्ट पड़ेगा, या तो वो रिजर्व से पैसा करेगी, ठीक है ना, या फिर क्या करेगी, बाईबैक के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम से, तभी तो जो कंपनी का कैश उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तब बाईबैक करती है, या फिर न्यू प्रेफरेंस शेयर को इशू करके फिर क्या करती है, रिडीम करती है, तो कंपनी के कैश के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। नए शेयर इशू किए और क्या कर दिया, रिडीम कर दिया अमाउंट, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में तब भी न्यू शेयर इशू करती है तो कंपनी सीआरआर मेंटेन नहीं करती। इस बात को याद रखना, अच्छे से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीआरआर हम तभी मेंटेन करते हैं तब कंपनी के पास से पैसा निकलता है, या तो रिजर्व से पैसा निकले, और बाईबैक के केस में किससे पैसा निकले, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकले, ठीक है ना। तब न्यू इश्यू होता है तो उस वक्त सीआरआर मेंटेन नहीं करती, ठीक है। अब मान लो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस रिडीम किए हैं, तो उस केस में 50,000 के नए इश्यू किए, ठीक है, और 50,000 के रिजर्व से, तो यहाँ पर सीआरआर कितने का मेंटेन होगा, सिर्फ 50,000 रुपए का ही सीआरआर मेंटेन होगा। जो नए इश्यू हुए है उसके नाम का सीआरआर मेंटेन नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर ही हुई सभी बच्चों को अच्छे से, ठीक है। अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप दे देना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पूरा ओवरऑल सीआरआर का कॉन्सेप्ट था। तो सीआरआर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले 2 पर्पस के लिए होता है, किसके लिए, बाईबैक के लिए, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। बाईबैक आप 3 तरह से क्या कर सकते हो, बाईबैक कर सकते हो शेयर को, कैसे, एक तो रिजर्व से, एक सिक्योरिटी प्रीमियम से, एक नए शेयर को इश्यू करके। और जो आपका बात है किसकी, रिडिम्पशन की, तो रिडक्शन आप सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हो, रिजर्व से या फिर न्यू इश्यू करके। बात क्लियर हुई। और ये भी क्लियर हुआ कि सीआरआर को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी जो कंपनी के अंदर जो भी उसके डिवेंचर होल्डर है, या फिर कोई भी जो लोन ले रखा कंपनी, जिससे उनके ऊपर कोई उनको ये ना लगे कि वो किस में चलेगी, कंपनी रिस्क में चलेगी, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्क अराइज हो गया, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जो कंपनसेट शेयर इसलिए मेंटेन करते हैं कि कंपनसेट कर सके जो रिडक्शन हुआ है, जो अमाउंट क्या हुई, रिडक्शन हुआ है, जो पोर्शन किसका, जो रिजर्व का पोर्शन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, सीआरआर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका सीआरआर जो मेंटेन तो कर लिया, ठीक है ना, अब इस सीआरआर के अंदर जो पैसा पड़ा उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको सिर्फ 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 एक ही पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, वो भी क्या, आपका फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है ना। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए ही आप सीआरआर के अमाउंट को यूज कर सकते हो, और कहीं पर भी उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई यहाँ पे सभी को अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आपका 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यू कैटेगरी ऑफ कंपनी इंट्रोड्यूस इन द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक नई कंपनी कौन सी है, आपकी सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर जल्दी बता दो, 1% कंपनी, वेरी गुड, ठीक है। अब पढ़ लेते एक बार फीचर, आपकी 1% कंपनी के फीचर क्या था, देखो 1 डायरेक्टर, जिसको पता तभी तो क्या है, वो 1% कंपनी है, ओनली 1 डायरेक्टर होता है एक 1% कंपनी के अंदर, 1 शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर होगा, ठीक है ना। क्या करने के लिए, 1% कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंस इन इंडिया होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, इसके अंदर क्या कि जो आपकी एफडीआई है इसके अंदर ओपीसी के अंदर वो अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है ओपीसी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नॉमिनी, नॉमिनी क्या, ओनली रेजिडेंस मेंबर, क्योंकि अब एक पर्सन है, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई नॉमिनी होगा, और उसको वो लिखना भी पड़ेगा कि उसका नॉमिनी कौन है, और वो नॉमिनी होगा वो भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। कंप्लायंस
शुड बी वेरी लेस। जो नॉर्मल कंपनी है उससे कम कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है किसको, ओपीसी को। अब एक बात आती है कि जो आपकी ओपीसी है वो कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन है उसके ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट होने के, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा मेथड ऑफ कन्वर्जन, तो देखो अभी बताया मैंने कि कन्वर्ट हो सकती है ओपीसी किसके अंदर, प्राइवेट के अंदर। तो कैसे, क्या, एक तो वॉलंटरी कन्वर्जन अपनी इच्छा से, एक होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी में कुछ लिमिट है, अगर वो एक्सीड कर जाती है ओपीसी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आप किसके अंदर, प्राइवेट के अंदर। वॉलंटरी में क्या, अपनी इच्छा से वो लिमिट क्रॉस नहीं की लेकिन वो फिर भी प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या करना चाहती है, कन्वर्ट होना चाहती है, तो उस केस में तो क्या क्या कंडीशन है देखो। तो एटलीस्ट 2 ईयर, अगर वो वॉलंटरी कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसको 2 साल हो चुके हो काम को स्टार्ट किए हुए, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के 2 साल बाद ही क्या कर सकती है वो वॉलंटरी कन्वर्जन कर सकती है अपना किसके अंदर, प्राइवेट के अंदर। उसके लिए उसको आईएनसी फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और हाँ, उसको प्राइवेट कंपनी में चेंज होने के लिए उसको शेयर होल्डर और डायरेक्टर की लिमिट, जो मिनिमम लिमिट है प्राइवेट के अंदर, उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 2 की लिमिट करनी होगी, तभी क्या कर सकते हो वॉलंटरी कन्वर्ट हो सकती है। और कंपल्सरी में क्या, कंपल्सरी तब मैंडेटरी हो जाता है एक ओपीसी के लिए कन्वर्ट करना किसके अंदर, प्राइवेट के अंदर, तब उसकी जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, वो एक्सीड कर जाए 50 लाख से, एंड एवरेज एनुअल जो उसका टर्नओवर है 3 ईयर का वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए, तो उस केस में कंपल्सन हो जाता है एक ओपीसी के लिए क्या होना, कन्वर्ट होना किसके अंदर, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। उसके लिए आईएनसी 5 और आईएनसी 6 एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, नोटिस ये 5 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, और कंपल्सन कब होगा, अगर उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, वो एक लिमिट जो 1 है उससे ज्यादा हो जाए तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपल्सरी हो जाएगा कन्वर्ट करना किसके अंदर, प्राइवेट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या था, इसका कन्वर्जन था किसका, आपका ओपीसी का। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट डाल लिए। कंपनी एक्ट का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ना हो आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से करना। अब आती है बोनस शेयर की। तो क्वेश्चन क्या है, बोनस शेयर शैल बी इशू फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग रिजर्व। बोनस शेयर कहां से इशू कर सकते हैं हम, अभी अभी मैं पढ़ा के आई थी आप लोगों को कि बोनस शेयर आप कहां से इशू कर सकते हो, ठीक है ना। बोनस शेयर जल्दी बताओ, बोनस शेयर आप कहां से इशू कर सकते हो, कैपिटलाइज्ड रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या फिर फ्री रिजर्व, कहाँ कहाँ से इशू कर सकते हो। अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप जो अपने सीआरआर मेंटेन करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके अंदर से सिर्फ आप बोनस शेयर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि बी तो इसका राइट आंसर है ही है, ठीक है। और आप एक जगह से और कर सकते हो किससे, फ्री रिजर्व से। तो यहाँ पे बी और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए में क्या दे रखा है, कैपिटलाइज रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से आप बोनस शेयर को इशू नहीं कर सकते। कैपिटलाइज्ड रिजर्व से आप, कैपिटलाइज्ड रिजर्व का मतलब क्या कि आपने रिवैल्यूएशन किया एसेट्स का, उनकी वैल्यू ज्यादा आ गई, उनको क्या कर दिया आपने, कैपिटलाइज्ड कर दिया। आपको जो ज्यादा पैसा था वो कहाँ से लगाया, आपका रिजर्व के अंदर। तो जो भी रिजर्व आपका क्रिएट हुआ है, कि जो भी रिजर्व आपका कैपिटलाइज्ड हुआ किसके कारण, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के कारण, उससे आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो ए यहाँ पे क्या जाएगा आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और 2 तरीके यहाँ पे क्या करने के, बोनस शेयर को इशू करने के, ठीक है ना। एक चीज, बोनस शेयर तभी इशू कर सकते हो आपके शेयर क्या हो, फुल्ली पेड अप हो, तभी क्या कर सकते हो आप बोनस शेयर को इशू कर सकते हो। कहाँ से, फ्री रिजर्व से, और आप कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। तो 3 तरीके जहाँ तक जगह से आप कर सकते हो बोनस शेयर को इशू, कहाँ कहाँ से, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर, ठीक है, याद रखना। आगे क्या है, बोनस शेयर शैल नॉट बी मेड बाय कैपिटलाइज्ड रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, इससे आप नहीं कर सकते। द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशू इन द ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब क्या कहा, ठीक है ना, डिविडेंड पे करना था, आपने क्या सोचा कि डिविडेंड के बदले क्या दे दो, बोनस शेयर दे दो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कोई भी कंपनी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, तो ऐसे भी हम बोनस शेयर को इशू नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड ओनली व्हेन बोर्ड अप्रूवल, जब बोर्ड अप्रूवल दे दे, ठीक है ना, तभी क्या कर सकते हो आप बोनस ऑफ शेयर को इशू कर सकते हो। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चीजें मेंशन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड करना चाहिए, तभी बोनस शेयर को इशू कर सकते हो। रूल 14 क्या कहता है कि अगर आपने एक बार अनाउंस कर दिया कि आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हो, तो आप इस बात को विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर तो आपको बोनस शेयर, कंपनी को बोनस शेयर इशू करने ही करने होंगे। अगर वो एक बार कंपनी ने कह दिया, अनाउंस कर दिया बोनस शेयर इशू करने का, और इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब, यहाँ पे क्या हुआ देखो,
देखो नॉर्मली कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, नॉर्मल शेयर की बात करें तो दो इफेक्ट होते हैं, लाइबिलिटी साइड भी और एसेट साइड भी। लाइबिलिटी साइड तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे पैसा आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, नॉर्मल शेयर। लेकिन हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो उस केस में दो इफेक्ट पड़ेंगे और दोनों लाइबिलिटी साइड पड़ेंगे, एसेट साइड, क्योंकि कैश तो आए नहीं तो एसेट साइड तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। लाइबिलिटी साइड क्या होगा, देखो आपकी शेयर कैपिटल तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आपका जो रिजर्व था जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो आपका जनरल रिजर्व है जिसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कह देते हो अपना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो गया ना, मतलब कि पैसे के बदले आपने क्या कर दिया, शेयर को इश्यू कर दिया, ठीक है, आपका जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उतने से, और आपका जो शेयर कैपिटल वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड क्या हुआ, दो इफेक्ट पड़ा, तो इसका मतलब क्या किया, जो जनरल रिजर्व का पैसा था आपने उसको क्या कर दिया, उस पैसे को आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज्ड कर दिया, इसलिए हम इसको बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व भी कह देते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्यों कहा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो इफेक्ट पड़े, जो रिजर्व का पैसा था, जो आपके पास रिजर्व का पैसा था, सो आप क्या कर दिया, कैपिटलाइज्ड कर दिया, किसके अंदर, शेयर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कैपिटलाइज्ड रिजर्व भी कह देते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से। अब देखो कल क्या है, बोनस शेयर के बारे में लिखने का है, बोनस शेयर वो तो आपको पता ही है कि जब हम एडिशनल शेयर देते हैं किसको, अपने शेयर होल्डर को, बिना किसी अमाउंट के, बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है, और सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनके पास क्या हो, फुल्ली पेड अप शेयर हो, उन्हीं को हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेनिफिट लिख रहा है कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है और शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट है। शेयर होल्डर को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, एडिशनल डिविडेंड मिलेगा, हो सकता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा सेल करके, ठीक है, और कंपनी की जो एक्यूमुलेटेड अर्निंग थी उसको यूज कर लिया कंपनी ने, कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो लिक्विडिटी कैश पोजीशन थी वो क्या हो रही, रिमेन अनअल्टर्ड रही, कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो बात क्लियर हुआ, तो जिसके कारण कंपनी के पास से आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं हुआ, कैश का कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ, जो लिक्विडिटी पोजीशन थे वो रिमेन सेम रही, ठीक है। ये प्रॉफिट था, ये बेनिफिट था किसके लिए, कंपनी के लिए। अब बात आती है आपके 11th क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन कहाँ से आपका, बाईबैक ऑफ शेयर से है। बाईबैक मीन रीपर्चेज बाय ए कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर। बाईबैक का मतलब क्या, कंपनी क्या कर लिया, अपने शेयर को रीपर्चेज कर लिया अपने आप। तो इसके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाईबैक ऑफ शेयर की, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर बताते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है, राइट है। देखो, इट इज एक्सरसाइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी। ये इसलिए किए जाते हैं बाईबैक की कंपनी के नंबर ऑफ शेयर क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, ठीक। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कंपनी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होना और रिड्यूस हो रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला क्या है, ये एलिमिनेट करता है थ्रेट को फ्रॉम शेयर होल्डर हु मे बी लुकिंग फॉर कंट्रोलिंग स्टेक। ये स्टेटमेंट ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या किया, इसने क्या कहा यहाँ पे, ये एलिमिनेट करता कहीं ना कहीं थ्रेट को, ठीक है ना। जो स्टेक था, जो कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक था, जो बाहर पर्सन के पास था, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कम कर देगा। अब जैसे स्टेक कंपनी बाई बैक कर लेती है अपने शेयर को, तो कंपनी के पास शेयर आ गया ना, तो ज्यादा स्टेक किसके पास हो गया, जो कंपनी के पास है, कंपनी का जो मेंबर है उनके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टेक था, कंट्रोलिंग पावर थी, उसको क्या करता है, उस थ्रेट को एलिमिनेट करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कंपनी कैन नॉट बाई बैक ऑफ इट्स शेयर, कंपनी बाई बैक नहीं कर सकती, कुछ शेयर कर सकती है, ये भी रॉन्ग है, ये तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या देखा था, आगे इसकी देर की एक्सप्लेनेशन, तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं बाईबैक की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बाईबैक, ठीक है। द पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी, कहाँ दे रखा है आपका, सेक्शन 68 के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। देखो, परचेज ऑफ इट्स ओन और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कैन आउट ऑफ, कहाँ से हम बाईबैक कर सकते हैं अपने शेयर का। तो देखो, फ्री रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं, ठीक है। और कहां से कर सकते हैं, टू प्रोसीड द इश्यू ऑफ एनी शेयर, और नए शेयर को क्या करके, इश्यू करके। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है, जो टाइप ऑफ शेयर आप क्या कर रहे हो, बाई बैक कर रहे हो, तो सेम टाइप ऑफ शेयर को इश्यू करके आप सेम टाइप ऑफ शेयर को बाई बैक नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है। आप नए शेयर को इश्यू करके बाई बैक कर सकते हो, लेकिन जो अपने शेयर इश्यू कर रहे हो वो उनसे अलग होने चाहिए जिनको आप क्या कर रहे हो, बाई बैक कर रहे हो, ठीक है ना। मानो 8% की इक्विटी शेयर थे, 8% इक्विटी शेयर थे, और आप 8% इक्विटी शेयर को ही क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी क्या कर सकते हो, आप बाई बैक कर सकते हो। तो तीन चीजों से, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और इश्यू ऑफ
न्यू शेयर, लेकिन अदर देन अलग टाइप के होने चाहिए जो आप क्या कर रहे हो, बाई बैक कर रहे हो उससे। इस बात को याद रखना, ठीक है। बोनस शेयर कहाँ से कर सकते हो, जल्दी जल्दी बताओ। अभी अभी हम पढ़ के आए थे, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और कहां से आपका CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है ना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 3 तरीके से क्या कर सकते हो आप, बोनस शेयर इशू कर सकते हो। और अगर बाई बैक की बात करो तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। और आप कहां से कर सकते हो, न्यू शेयर को इशू करके, ठीक है। तो ये 3 तरीके क्या करने के, बाई बैक करने के शेयर के। आगे क्या देखा इसने, देखो, एंड नो बाई बैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटी शैल बी मेड आफ्टर द प्रोसीड इन द अर्लियर इशू द सेम। तो यही चीज आगे जो मैंने अभी बताया आपको, सेम टाइप ऑफ शेयर को इशू करके आप क्या नहीं कर सकते, बाई बैक ऑफ शेयर नहीं कर सकते। द बाई बैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड होना चाहिए, किसके द्वारा, आर्टिकल के द्वारा, तभी आप क्या कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको बाई बैक करने के लिए, ठीक है। और हाँ, कुछ चीजें हैं कि ये चीजें आपको, जो 2 कंडीशन आपकी ए और बी, ये आपको कब फुलफिल नहीं करनी पड़ेंगी, तब नहीं करनी पड़ेगी, तब जब बाई बैक कर रहे हो 10% हो, ठीक है ना। 10% तक आप बाई बैक कर रहे हो तो उस वक्त आपको ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी, किसकी, ऑथोराइज्ड वाली, और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास नहीं करना पड़ेगा। उस वक्त आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके भी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके भी क्या कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो, किसको, अपने शेयर को। हाँ, जो 10% और 10% किसका है, इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का क्या, 10% तक आप बाई बैक कर रहे हो तो, ठीक है ना। किसका 10%, इक्विटी कैपिटल का और फ्री रिजर्व का, ठीक है। सी क्या कह रखा है, अगर आप 25% से एक्सीड करते हैं, आप इक्विटी शेयर क्या करते हैं, 25% से क्या करते हैं, एक्सीड नहीं करने चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, क्योंकि एक साल के अंदर आप 25% से ज्यादा इक्विटी शेयर क्या नहीं कर सकते, बाई बैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ओनली फुल्ली पेड अप शेयर को ही क्या करोगे, बाई बैक करोगे आफ्टर पास द स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 1 ईयर। तब आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, तब आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया बाई बैक करने के लिए, तो विद इन 1 ईयर आपको वो जो प्रोसेस है बाई बैक का वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इस बात को भी याद रखना कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन आपको क्या करना पड़ेंगे, अपने शेयर को बाई बैक करना पड़ेगा, ठीक है। द बाई बैक में बी, जो बाई बैक का आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हो, ओपन मार्केट से कर सकते हो, और परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी, आपने अपने एम्प्लॉय को कोई सिक्योरिटी दे रखी, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर दे रखे, ठीक है ना, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बाई बैक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बार में इन तीनों में से कोई एक ही मेथड अडॉप्ट करोगे। मान लो कंपनी बाई बैक कर रही है शेयर को, ठीक है, तो उस वक्त या तो फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लेगी, या फिर ओपन मार्केट से लेगी, या फिर किससे, परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी जो एम्प्लॉय ने ले रखी है, किसी एक मेथड को क्या करेगी, अडॉप्ट करेगी बाई बैक करने के लिए। और बाई बैक करते ही 7 दिन के अंदर जो शेयर बाई बैक किए हैं कंपनी ने, उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि बाई बैक करने का मतलब क्या है कि कंपनी अब दोबारा से उन शेयर को इश्यू नहीं करेगी, तो कंपनी को 7 दिन के अंदर उन शेयर को डिस्ट्रॉय करना होता है। अगर एक बार बाई बैक कर लिए तो सेम टाइप के शेयर, जो मैंने अभी बताया, सेम टाइप के इक्विटी शेयर विद इन 1 ईयर तक दोबारा बाई बैक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मतलब 8% वाले इक्विटी शेयर बाई बैक किए थे, दूसरे वाले कर सकती है, लेकिन सेम टाइप के इक्विटी शेयर बाई बैक नहीं कर सकती विद इन 1 ईयर, मतलब कि 1 साल का उनका क्या होता है, कूलिंग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, और ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऊपर, ठीक है। CRR क्रिएट करना पड़ेगा, और हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ से करते हैं, ठीक है। CRR में क्या जाएगा, उसकी नॉमिनल वैल्यू जाएगी, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, तब हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तब हमने बोनस शेयर वाला कॉन्सेप्ट किया था, वहां पे हमने पढ़ा था कि जो CRR है उसके अंदर जो भी नॉमिनल वैल्यू है वो जाएगी इसके अंदर, आपकी CRR के अंदर। और ये भी बताता था कि बाई बैक कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। और CRR कब मेंटेन करेंगे, तब सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर फ्री रिजर्व से क्या करेंगे, बाई बैक करेंगे। फ्रेश इश्यू करेंगे तो उस वक्त CRR को मेंटेन नहीं करेंगे। वेरी गुड, याद है बच्चों को, ठीक है ना, ऐसे याद रखा करो, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो आपका 12th क्वेश्चन क्या है, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने के से रिलेटेड, आपको डिबेंचर से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट कर लेते हैं, अ कंपनी में इशू डिबेंचर, कंपनी जो इशू करती है डिबेंचर वो इशू कर सकती है, एक ऑप्शन के साथ। ऑप्शन क्या है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो शेयर के अंदर होली और पार्टली। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तब भी कंपनी डिबेंचर इशू करते तो वहां पे ऑप्शन दे सकती है किस अपने डिबेंचर होल्डर को, आप किस क्या ऑप्शन दे सकती है कि वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, इक्विटी शेयर के अंदर, होल्डी या फिर पार्टली, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट क्या है, इट कैन बी इशू विदाउट वोटिंग राइट। तो ये तो
ऑप्शन नहीं बनता, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वोटिंग राइट का ऑप्शन देगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट, और आपसे क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रखा है। आगे क्या है, अ कंपनी कैन नॉट इशू डिवेंचर टू मोर देन 500 पीपल विदाउट अपॉइंटिंग डिवेंचर ट्रस्टी। तो यहाँ पर आपकी बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन से ही देखो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है ए और सी। हमें ये पता है कि बी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें इतना पता है वोटिंग राइट वाला, तब भी हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपके लिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, और बाकी दोनों आपकी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है ए और सी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि जो डिवेंचर है इशू नहीं कर सकते वोटिंग राइट के साथ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपका 13 क्वेश्चन क्या है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर के रिडीम करने का टाइम पीरियड है वो कितना टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हर एक प्रेफरेंस शेयर को रिडीम तो करना का होगा ही होगा। मैक्सिमम टेन्योर कितना लिख रखा है उसके अंदर, 20 साल का, कि 20 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन ये एग्जाम्पशन है किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एंटी वाले यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख के, तो याद रखना इसके लिए एग्जाम्पशन है। और सभी कंपनी को 20 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिडीम करने पड़ेंगे इसको, प्रेफरेंस शेयर को विद इन 20 ईयर, ठीक है। फिर देखो 14 क्वेश्चन क्या है, Which among the following is the correct statement? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग। क्या इंटरिम डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान दिया जाता है? इंटरिम नाम में क्या है, बीच में, मिड में, तो एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एंड द फाइनल डिविडेंड, और जो फाइनल डिविडेंड है वो रिकमेंडेड किया जाता है बोर्ड एट द बोर्ड मीटिंग के अंदर, और अनाउंस किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो इंटरिम डिविडेंड है वो डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि वो रिकमेंड किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा, कब, तब अप्रूवल मिल जाए शेयर होल्डर की। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और फाइनल डिविडेंड तब दे जाते, तब रिकमेंड किया जाए बोर्ड के द्वारा बोर्ड मीटिंग के अंदर, और अनाउंस किया जाता है कब, एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग, अगर यहाँ पे आता फाइनल डिविडेंड तो ये ऑप्शन हमारा होता है राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरिम डिविडेंड, तो इसलिए क्या है, ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन बी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि आपका इंटरिम डिविडेंड तभी दिया जाता है तब डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव किया जाए, जब डायरेक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाए और अप्रूव किया जाए, किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। और फाइनल डिविडेंड बोर्ड के द्वारा अप्रूव रिकमेंड किया जाए, और किसके द्वारा, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किया जाए, उसको अनाउंस किया जाए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे सभी को, ठीक है। फिर देखो सी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एन इंटरिम डिविडेंड इज टिपिकली वन ऑफ 2 डिविडेंड गिवन आउट बाय द कंपनी दैट प्रोवाइडिंग शेयर होल्डर विद इनकम विद द सेमी एनुअल बेसिस, ठीक है ना। तो जो आपका इंटरिम डिविडेंड है कंपनी के द्वारा, ये डिविडेंड सेमी एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटरिम के बीच में दिया जाता है, सेमी एनुअल बेसिस पे दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा बी और सी का हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बी और सी इज द राइट ऑप्शन, बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के बारे में। इंटरिम डिविडेंड इज वन दैट डिक्लेयर एनी पेड अप इन द मिडल ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, बिफोर फाइनलाइजिंग, की फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। लेकिन फाइनल डिविडेंड वो डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। और आगे क्या डिफरेंस दे रखा है इसके अंदर, ये अनाउंस किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ये रिकमेंड किया जाता है बोर्ड के द्वारा बोर्ड मीटिंग में, और अनाउंस किया जाता है एजीएम के अंदर। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, ठीक है। फिर आगे क्या है, रिवोकेशन, मतलब कि ये रिवोक, ये जरूरी नहीं है कि ये रिवोक, ये तोड़ा भी जा सकता है, शेयर होल्डर इसको मना भी कर सकते हैं इसकी कंसेंट के लिए, लेकिन ये रिवोक नहीं होता। इसके अंदर डिविडेंड लेस होता है कंपेयर टू आपके फाइनल डिविडेंड, ठीक है ना। फाइनल डिविडेंड का रेट हायर होता है कंपेयर टू आपके इंटरिम डिविडेंड के। फिर आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ सरप्लस रिजर्व ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। इसने क्या कहा कि जो डिक्लेरेशन है डिविडेंड की, कंपनी तब क्या करती है, सरप्लस रिजर्व से क्या करती है, डिक्लेयर करती है कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा सरप्लस रिजर्व से देंगे। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी सरप्लस रिजर्व से सबसे पहले बात कब देती है डिविडेंड को,
तब कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, तभी क्या करती है कंपनी सरप्लस रिजर्व से क्या करती है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो स्टेटमेंट बताने की कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से क्या है करेक्ट है कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए सरप्लस रिजर्व से क्या देने के लिए डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जो अमाउंट डिक्लेयर की गई है डिविडेंड की वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड व्हिच वाज डिक्लेयर्ड इन पास्ट 2 ईयर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो आपका डिविडेंड का रेट है ना, जिसने क्या कहा है कि जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो सरप्लस रिजर्व के अंदर से वो एवरेज रेट होना चाहिए किसका पास्ट 2 ईयर का। तो यहाँ पे पास्ट 2 ईयर नहीं है, वो जो आपने पास्ट 3 ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, पास्ट 2 की जगह क्या आ गया यहाँ पे पास्ट 3 ईयर में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे 2 साल लिख रखे हैं, एक्चुअल में कितने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है आपके एक्ट के अंदर 3 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर का एवरेज रेट है जो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ए क्या हो जाएगी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड क्या है, जो अमाउंट आप ड्रॉ कर रहे हो रिजर्व से वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए अमाउंट से। ठीक है ना, जो आप अमाउंट ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द रिजर्व शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट, किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए विच इज इक्वल टू 1/10, जो क्या है जो अमाउंट आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए किससे 1/10 ऑफ सम पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। जो आपकी सम पेड अप कैपिटल है और जो आपका फ्री रिजर्व है उसका जो 1/10 है उससे ज्यादा वो अमाउंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आपकी पेड अप कैपिटल प्लस आपके फ्री रिजर्व का जो 1/10 है उससे ज्यादा वो अमाउंट क्या नहीं करनी चाहिए एक्सीड नहीं करनी चाहिए उस डिविडेंड की अमाउंट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द रिमेनिंग बैलेंस, जो रिजर्व के अंदर जब आप क्या कर रहे हो सरप्लस रिजर्व के अंदर से जो डिविडेंड पे कर रहे हो तो उस सरप्लस रिजर्व का बैलेंस 20% से फॉल नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, 20% से उस रिजर्व का बैलेंस फॉल नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ पे। ये जो डिविडेंड है सरप्लस रिजर्व से कब करोगे तब आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस रिजर्व इन केस ऑफ इनसफिशिएंट करंट ईयर प्रॉफिट सब्जेक्ट, ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या, फर्स्ट वाली वो 3 ईयर वाली कि जो एवरेज रेट है वो आपका क्या होना चाहिए 3 ईयर जो आपका प्रीसीडिंग ईयर है उसके एवरेज रेट से ज्यादा आपका डिविडेंड रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला एवरेज रेट क्यों लगाया, तो सिंपल सी बात है खुद पैसे है नहीं कंपनी के पास तो कितना डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड, तो एक अमाउंट क्या कर दी सेट कर दी कंपनी के ऊपर, इससे ज्यादा अमाउंट आप नहीं दे सकते एज अ डिविडेंड। ठीक है, विड्रॉल ऑफ अमाउंट, विड्रॉ कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, वही आप जो विड्रॉ कर रहे हो जो अमाउंट टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड रिजर्व शैल नॉट बी एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व एज पर द लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आगे यूटिलाइजेशन ऑफ मनी विड्रॉल, सच विड्रॉ मनी फ्रॉम एक्यूमुलेटेड रिजर्व शैल बी फर्स्ट, पहले तो उस अमाउंट को हम यूज करेंगे क्या करने के लिए सेट ऑफ करने के लिए प्रीवियस ईयर के लॉसेस को, फिर अगर कुछ बच गया तो फिर हम करंट ईयर का डिविडेंड क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, लास्ट के आगे नेक्स्ट क्या है, बैलेंस ऑफ सरप्लस रिजर्व आफ्टर विड्रॉल किससे फॉल नहीं करना चाहिए, फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, आज के लिए क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।